नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संदीप कुमार जी। संदीप जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल नारा चला, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज फिर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। काफी समय से लोगों को इंतजार था, लोग सवाल कर रहे थे कि कॉमर्शियल के बढ़ गए, छुटकू सिलेंडर के बढ़ गए, लेकिन बड़कू यानी घर वाले सिलेंडर के दाम क्यों नहीं बढ़ गए। और ये सवाल आज साफ हो गया। गरीबों पर एक बार फिर महंगाई की मार, नहीं बदली मोदी सरकार। कल रैली होती है, कल एक धरना होता है, कल एक प्रदर्शन होता है, और उसके बाद हिम्मत देखिए, नाराजगी का जरा भी कोई लेस मात्र भी सरकार पर फर्क नहीं है। और आज उन्होंने चैलेंज दिया कि देख लीजिए, आप हमें कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हम तो अपने मदमस्त फिजा में रहकर ही सरकार चलाएंगे। अब देखते हैं कि ये 29 रुपया बढ़ने के बाद क्या यहीं रुकेगा, जबकि विश्व स्तरीय क्रूड के दाम गिरते चले आ रहे हैं। जैसे जैसे गिर रहे हैं दाम, वैसे बढ़ रहे हैं भारत में दाम। संदीप जी, क्या है ये पूरा मामला, और महंगाई की चपेट में कब तक रहेगा भारत? जी, बहुत ही एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है ये। और मैं कहूँ कि भारत में जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो रिलेटिवली गरीब लोग हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल है। याद रखिए कि आपने जब परिचय दिया तो आपने कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने की बात की, लेकिन आपको याद होगा कि ये जो घरेलू गैस है उसका दाम चुनाव के तुरंत बाद सरकार ने बढ़ाया था 60 रुपए। चुनाव के तुरंत बाद बढ़ाया था या चुनाव के दौरान ही बढ़ाया था, 60 रुपए बढ़ाया था। फिर ये जो 29 रुपए बढ़ा है, फिर उसमें बढ़ोतरी है। देखिए शिव कुमार जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भारत का जो डीजल है और पेट्रोल है वो महंगा हो गया है। जब सरकार ने उसका दाम बढ़ाया तो ये जो गैस आती है देश की 53% बाहर के देशों से, वहां दिक्कत ये है कि उन देशों से वो बंदरगाह तक आते हैं, फिर बंदरगाह से उसको ट्रक से लाया जाता है एजेंसी तक, फिर एजेंसी से लोगों के घर तक पहुंचती है। उसमें संकट ये है कि ये जो गैस है उसका ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो गया, तो उसका दाम बढ़ने की वजह से भी ये बढ़ना था। लेकिन उससे कहीं ज्यादा सरकार की जो नीतियां हैं उसमें उसकी असफलता रही है, और उसकी वजह से वो ये महंगाई नहीं रोक पाई है। युद्ध तो सबको प्रभावित कर रहे हैं, केवल भारत को ही नहीं प्रभावित कर रहे हैं। और याद रखिए, ईरान जो है बहरीन, कुवैत और दूसरा जो कतर है, इस तरह के देशों पर भी हमला कर रहा है, और किया है। कल रात को उसने बहरीन और यूएई के ठिकानों पर हमला किया है, जहां से अमेरिका को मदद मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है कि जहां से गैस आती है सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कतर से आती है। तो कतर और इस तरह की जगहों पर वो भी थोड़े से डिस्टेबलाइज हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार जो है उसने कहीं कोई काम ठीक से नहीं किया है जो उसको करना था। बेरोजगारी पर क्या काम करना था, जॉबलेस ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ तो दिख रही है लेकिन लोगों को नौकरियां नहीं, तो नौकरियां नहीं तो लोगों के जीवन में बदलाव नहीं है। तो ये जो जॉबलेस ग्रोथ है युवाओं में निराशा पैदा कर रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है। डॉलर सबसे बड़ी संकट जो है, डॉलर की तुलना में रुपए के मजबूत होने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। हालत ये है कि रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, और रुपया देकर ही हम डॉलर खरीदते हैं, और डॉलर देकर हम गैस और पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं। तो यही वो संकट है कि हमको जो पहली चीजें सस्ती पड़ रही थी वो और महंगी पड़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत बहुत गंभीर संकट में है, और संकट में डालने का काम उन लोगों ने किया है जिनका काम था कि वो मैन्युफैक्चरिंग में काम बढ़ाएं, ताकि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या हब के रूप में उभरे, बेरोजगारी खत्म हो, पीस रहे, हम ज्यादा से ज्यादा उत्पाद कर पाए, ना कि केवल आयात करते रहे। हुआ उल्टा है कि भारत आयात निर्भर इकोनॉमी हो गया है, अर्थव्यवस्था हो गया। उसको निर्यात बढ़ाना था, वो हुआ नहीं। उल्टे जो भारत में निवेशक आने थे वो निवेशक छोड़ के भाग गए। भारत के निवेशक ही दूसरे देशों में जा चुके हैं, और जो बाहर से आने थे वो भी आना बंद कर चुके हैं, क्योंकि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है
तो उस पर इंटरेस्ट बढ़ता है, तो लोग पैसा निकाल के और उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। यही हो रहा है और भारत इसीलिए गंभीर संकट में है। युद्ध तो बाकी देशों में भी हो रहा है, लेकिन वहां इतनी महंगाई है, क्षमा करिएगा, युद्ध से प्रभावित बाकी देश भी हैं हमारे साउथ ईस्ट एशिया के, केवल भारत ही नहीं है। लेकिन वहां महंगाई इस तरह से नहीं बढ़ रही है। कारण यही है कि सरकारें वहां ज्यादा स्टेबल हैं, वो काम कर रहे हैं जो काम उनको करना चाहिए था, और यहाँ वो नहीं हुआ है। और उसका रिजल्ट थोड़ा सा एक युद्ध की चुनौती आई और पूरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था जो है भरभरा के ढह गई है, बहुत ही मुश्किल में है। तो मैं बताता चलूं आपको कि हम लोग पिछले 1 साल से बता रहे हैं इसको, और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि बहुत ही बड़ा गंभीर संकट आने वाला है। इसलिए क्योंकि हमारा कोई काम ही नहीं है। हमने जो पढ़ाई पे खर्च करना था पैसा, वो अब्दुल को टाइट करने पे, धर्म पे, मंदिर पे, मस्जिद पे खर्च किया है। ठीक है, मंदिर धर्म का मामला है, व्यक्तिगत मामला है, लेकिन किसी भी देश में जब पूरा जोर जो है इस तरह की चीजों पे हो जाए और पढ़ाई लिखाई, तार्किकता वो पीछे चली जाए, तो उस देश का विनाश तय है। विनाश इसलिए तय है क्योंकि वहां आपको क्रिएटिव लोग, इनोवेटिव लोग, इंटेलिजेंट लोग मिलेंगे ही नहीं। जड़ता, मूर्खता का राज होगा, और इस मूर्खता में अभाव ही हो सकता है, दरिद्रता हो सकती है। तो जब दरिद्रता की खेती करेंगे तो समृद्धि नहीं आएगी। वो खेती की गई है, वो खेती की गई है हिंदू मुसलमान के नैरेटिव से, पीस को इस देश के खुद खराब करके, शांति को खराब करके। हमारे युवा जो है वो मस्जिदों के सामने जाके डीजे बजाते हैं, क्रिश्चियन के त्योहार में जाके वहां उनकी झांकियां उखाड़ते हैं, वहां जाके जय श्री राम का नारा लगाते हैं। इससे हमारा धर्म थोड़ा मजबूत होगा। धर्म तो समता, प्रेम और भाईचारे का पाठ सिखाता है, जिससे ये लोग लाखों कोस दूर हैं, 1-2 कोस दूर नहीं है, लाखों कोस दूर है। और इसीलिए भारत जो है कहीं कोई मतलब माने कोई इस तरह की आर्थिक मजबूती की दिशा में काम नहीं कर पा रहा है। और जो मैनेजमेंट जो इस संकट से उभरने के जो फैसले लिए जा रहे हैं वो भी नाकाफी हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो संकट हमको दिख रहा है वो आगे और गहरा होगा। याद दिलाता चलूं कि 442 रुपए था जब ये सत्ता में आए थे, और हो गया है 952 रुपया या 942 रुपया। तो 10 सालों में यही विकास हुआ है कि दुगुना से भी ज्यादा हो गया। नहीं चाहिए ऐसा। संदीप जी, विकास तो पुलों का हो रहा है जो भरभरा कर गिर जाते हैं। विकास आपको दिख रहा है कि गैस के दाम यहां आ गए और अब तक कोई भी, ना तो राजनाथ सिंह सिलेंडर लेकर निकले, ना स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर निकली, ना कोई और सिलेंडर लेकर निकला। रोज गैस के दाम बढ़ जा रहे हैं, कभी कॉमर्शियल पर, कभी छुटकू पर, अब की बार बड़कू पर। आखिर गरीब और मिडिल क्लास आदमी करे क्या? खाने की चीजें महंगी हो गई, महंगाई बढ़ रही है। डॉलर की कीमत जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बाजार में पोजीशन सब चीज की घटती बढ़ती जाएगी। इधर सारे लोग कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ गई भारत की। तो यही जो गुणागणित बताया जा रहा है भारत में, और एंकरनी निकले जा रहे हैं टीवी से बाहर, भारत को, प्रधानमंत्री को कितनी तरजीह दे रहे हैं एक नैरेटिव सेट करने के लिए। देखिए शिव कुमार जी, ये एंकर जो है इन्हीं की बदौलत भारत यहाँ पहुंच चुका है, क्योंकि सरकार तो अपनी नाकामी को छिपा रही है, क्योंकि उसके पास कुछ कहने को है नहीं। याद रखिएगा जो बातें वो कह रहे हैं कि जीडीपी, आपकी आबादी कितनी है? 147 करोड़ की आबादी है। और अभी आपने खबर पढ़ी होगी कि शेयर मार्केट के मामले में ताइवान और दक्षिण कोरिया ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। तो याद रखिए ताइवान हमसे वो आगे जा चुका है और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया है। क्यों? अच्छा, वहाँ ताइवान में कितनी आबादी है? 2 करोड़ 33 लाख आबादी है। करेंगे आप तुलना? इन एंकरनी को वही मामला है कि ये लोग छोटा सा टुकड़ा पकड़ते हैं सच का और उसको लेके इधर उधर करते हैं। ये आंकड़ेबाजी, आंकड़ों से खेलने की कलाबाजियां जो है उसने इस देश की दुर्दशा कर दी। एकदम सीधा सा मामला है शिव कुमार जी। पर कैपिटा इनकम, पर प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत जो है 147वें स्थान पे अफ्रीका के एक देश केनिया के बराबर है। और केनिया जिस तरह के अभाव से गुजर रहा है, भारत मतलब आप समझिए कि क्या भयावह स्थिति है। ये एंकर और एंकरनी नहीं बताएंगे। और यही वो स्थिति है कि पत्रकारिता में
पत्रकारिता का काम है कि देश के लोगों को सच बताया जाए, लेकिन एंकर और एंकरनी झूठ बता रहे हैं, तो झूठ की खेती होगी तो विकास कैसे होगा? झूठ की खेती पर विनाश होता है और सच की खेती से विकास होता है, सीधा सा संबंध है। अब ऐसी स्थिति में याद रखिए कि भारत में जो बेसिक चीजें हैं उनको मजबूत करना था। अभी भी सरकार का उस पर ध्यान नहीं है। अगर ध्यान होता तो पेपर लीक नहीं होता, क्योंकि पेपर लीक नहीं होने के फायदे ये हैं कि जो जेन्युइन लोग हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं, वो जहां उनको पहुंचना है सत्ता में पहुंचेंगे और इस व्यवस्था को मजबूत करेंगे। और जब जो लोग नहीं डिजर्व करते हैं वैसे लोग जाएंगे तो वो दीमक की तरह काम करेंगे और व्यवस्था टूटेगी। और उसी से अभी जो भारत है वो क्राइसिस में है। तो अगर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो आपको इकोनॉमी को मजबूत करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना होगा, हमारे निवेशकों को मजबूत करना होगा, माइक्रो जो एमएसएमई है, जो छोटे उद्योग हैं, उनको मजबूत करना होगा। वो टूट रहे हैं, डर चुके हैं लोग। कोई इस सरकार में नया काम नहीं करना चाहता है। स्टार्टअप की बात इन लोगों ने की थी, लेकिन कोई स्टार्टअप पिकअप नहीं कर पाया है। विदेशी निवेशकों की बात की, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग की G20 की, कोई निवेशक नहीं आया। उल्टे जो भारत के निवेशक थे वो भारत छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं हमको बुला के ईडी का छापा मार के ब्लैकमेल न किया जाए। आपको याद होगा कि एक व्यक्ति की कंपनी को पूरा लूट लिया गया है छापेमारी करके और इस तरह की बातें करके। जी संदीप जी, इस सब से कैसे भारत को निजात मिलेगी? कल आपने देखा युवा जैन जी सड़क पर उतरा था, वो अपने सवाल कर रहा था। सरकार निश्चित तौर पर जैन जी से परेशान थी, इसलिए जैन जी को धरना प्रदर्शन करने का परमिशन दे रही थी, क्योंकि युवाओं की तो गुस्सा किस कदर चली पड़े किसी को कोई भरोसा थोड़ी है। वो तो एक चल पड़ा तो हजारों चल पड़ेंगे। इस गुस्सा से क्या सरकार के रुख में कोई रवैया में बदलाव दिखेगा? कुछ सरकार अपना हाव भाव बदलेगी? क्या जनहित के मुद्दों पर कुछ काम करने का मन बनाएगी, या फिर सब ऐसे ही चलेगा? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मेरी समझ से वो अगर सरकार को अपना बदलना होता है, बदलने के लिए उसके पास कुछ होता, तो वो कुछ न कुछ करती। वो कुछ बदलाव नहीं करेगी। अब तो भारत के लोगों को राहत तभी मिलेगी जब सत्ता का परिवर्तन होगा। सत्ता में कहीं न कहीं जब वैसे लोग आएंगे जिनके पास एक विजन है, जिनके पास एक ब्लूप्रिंट है कि उसके आधार पर हम काम करके अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, समाज को मजबूत करेंगे, देश को मजबूत करेंगे और माने हम आगे ले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो आपका सवाल था उसका सीधा जवाब यही है कि इनके बस का नहीं है। और आप आज पिछले 10 दिन पहले आपने ये भी खबर की थी बैठ के कि आज कमर्शियल सिलेंडर्स के, घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े। आज फिर आप कर रहे हैं, फिर 10 दिन बाद फिर यही खबर आएगी, क्योंकि चीजें हाथ से निकल चुकी हैं। अब इनके बस का नहीं है। डर तो इस बात का है कि कहीं भारत और भी गंभीर संकट में आए तो और मुश्किल न हो जाए। और दाम अभी बढ़ेंगे, अभी ये कम नहीं होंगे। इसलिए कम नहीं होंगे कि कहीं कोई राहत दिख नहीं रही है। अमेरिका और ईरान का युद्ध जो है वो लगातार चल रहा है और हमने देखा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध 2022 से चल रहा है। 4 साल होने को हैं। कल यूक्रेन ने रूस पे सैकड़ों ड्रोन से हमला किया और पुतिन बहुत ही डिस्टर्ब है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से जो भारत की इकोनॉमी है, भारत की दशा है, भारत के जो डिसीजन मेकर्स हैं, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई आप रूस से तेल खरीद सकते थे, तो फिर आप क्यों खरीद रहे हो वेनेजुएला से, अमेरिका से, इनसे उनसे। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब 110 बैरल कच्चा तेल था तो भारत सरकार 55 रुपए में तेल देती थी, और जब अभी 110 से भी नीचे आ गया है, अभी बीच में बढ़ के गया था, उससे पहले तो और भी कम था, तो भी सरकार जो है 100 रुपए में तेल बेच रही थी। तो ये जो मुनाफे थे, ये जो बीच का की आमदनी थी, जो प्राइवेट कंपनी तेल ला रही थी, वो किसके लिए था? और वो जब मुनाफे कमा रहे थे, फिर घाटा जो है देश की जनता क्यों सहे? ये सब तमाम सवाल हैं जिसके कोई जवाब मिलते नहीं। तो इसलिए ये ऐसी सरकार है जो जवाब देना नहीं चाहती है, और जो जवाब नहीं देना चाहता वो छुपा रहा है, वो छुपाएगा। आगे कोई माने वो ऐसी काम नहीं करेगा जिससे लोगों को पारदर्शिता दिखे। तो ऐसी स्थिति में इनको जाना होगा, नए लोगों को आना होगा। यही दिखाई देता है परिवर्तन। अच्छा, तथागत बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि इस दुनिया में परिवर्तन एकमात्र सत्य है, कि होना ही होना है, परिवर्तन होगा ही होगा। जिसने जन्म लिया है वो बूढ़ा होगा, और जो
मध्यम वर्ग, मध्यम उम्र का है, वो बुजुर्ग होगा और गुजर जाएगा। तो सृष्टि में निर्माण होता है, निर्माण के बाद जो है वो क्षय होना होता होगा। ये परिवर्तन से ही कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, लेकिन तब तक क्या भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मतलब कहाँ पहुंच चुकी होगी, किस दुर्दशा को प्राप्त हो चुकी होगी, यही वो सवाल है जो बहुत सबको परेशान कर रहा है। चलिए संदीप जी, अब देखते हैं क्या लोगों को परेशान करेगा, क्या लोगों को खुश करेगा, कि तय तो लोग करेंगे। इस देश का आवाम तय करेगा कि हम किसकी सरकार में रहें, किसकी सत्ता में रहें, महंगाई में रहें या फिर राहत में रहें। ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन आपने कहा कि आप फिर देखोगे एक दो दिन में किसी चीज के दाम बढ़ गए और हम फिर बातचीत करेंगे। ये सिलसिला कब रुकेगा? ये सिलसिला रुकना चाहिए। बस एक अंतिम कमेंट आपसे पूछूंगा कि ये सिलसिला रुकता दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि आप इंटरनेशनल खबरें पढ़ते हैं, विचार करते हैं, और जितना असर भारत में दिख रहा है इस युद्ध का, इतनी लड़ाई का असर किसी और देश में नहीं दिख रहा है। ताइवान, दक्षिण अफ्रीका सब ग्रोथ कर रहे हैं और हम रोज जमीन में धंस रहे हैं। आखिर क्यों? जी बिल्कुल, देखिए जैसे साउथ एशिया में आप ले लीजिए, चीन सबसे ज्यादा तेल खरीदता है ईरान से, रूस से भी खरीदता है, और वो अपनी मुद्रा में खरीदता है। तो इस युद्ध में सबसे ज्यादा लाभ जो कमा रहा है चीन कमा रहा है, और उसका मुख्य कारण ये है कि उसकी नीतियां स्पष्ट हैं। और वही नहीं, दुनिया के तमाम देश, श्रीलंका हुआ, वियतनाम हुआ, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे देश नीचे के, ये सब तेल इधर से मिडिल ईस्ट से ही लेते हैं, और इनका तेल आ रहा है। इन्होंने ऐसा नहीं कुछ किया है कि बहुत तेल के दाम इनके देशों में बढ़ गए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी जो थी पहले से ही कमजोर थी, और उस कमजोरी में ये युद्ध का संकट आया, सरकार संभाल नहीं पाई, और संभाल नहीं पाने की वजह से दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी बीच में कहीं कोई इनके पास ऐसा तरीका भी नहीं है कि ये इकोनॉमी को और एकाएक मजबूत कर दें। ऊपर से दूसरा जो घटना हुआ वो हुआ ट्रंप की गुंडागर्दी और ब्लैकमेलिंग। ट्रंप ने अपने शर्तों पर भारत को ब्लैकमेल करना शुरू किया। कल ही परसों उसने फिर से कहा था कि पहले की अमेरिका की सरकारें कमजोर थी, वो भारत भारत उनसे 200% टैरिफ लगाता था उनके सामान पर, और हम उन पर अब उल्टा ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप ने किया भारत के खिलाफ, भारत उसका प्रतिरोध नहीं कर पाया है। जबरदस्ती ट्रंप ने एक शर्त लाद दी कि 500 500 बिलियन डॉलर की खरीदारी करनी होगी भारत को। भारत केवल 39 बिलियन डॉलर की खरीदारी करता है। अब आप सोचिए कि आप आपके पास 40 रुपए हो और कोई कहे आपसे कि 500 रुपए का खरीदो हमसे, तो आप क्या खरीद सकते हो? ऑब्वियस है कि वो आप कर्जा लेके खरीदोगे। तो वो जो बर्डन है 460 रुपए का, वो एक्चुअली सबसे बड़ा फर्क है। और उसके साथ साथ उन चीजों को वो हमको निर्यात करेगा जिसकी हमको जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारी इकोनॉमी के ऊपर मुश्किलें बढ़ेंगी, और भी कई तरह से मुश्किलें पैदा हो रही हैं। रूस से जब हम तेल आसानी से ले सकते थे, तो हम अमेरिका की कृपा पे क्यों लेंगे? अमेरिका हमको कहेगा उठो तो हम उठ जाएंगे, बैठो तो बैठ जाएंगे, खरीदो तेल तो खरीदेंगे, नहीं खरीदो तो नहीं खरीदेंगे। ऐसे कोई देश नहीं चलता है। फिर वो देश देश नहीं बचता है, वो किसी की कॉलोनी बन जाता है, गुलाम बन जाता है। तो क्या हम अमेरिका के गुलाम बन रहे हैं? क्या एक भारत जो गणतंत्र था, एक लोकतंत्र था, एक आजाद देश था, क्या वो गुलामी के रास्ते पर है? ये बहुत सबसे बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं तब सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ट्रंप किस तरह से हमारा शोषण कर रहा है, वो शोषण भी इस तोड़ में एक खाज की स्थिति पैदा कर रहा है, और तोड़ में खाज की तरह है, और बहुत ही दर्द दे रहा है। और ये दर्द तो समाज का अंतिम व्यक्ति जो सबसे गरीब है वो महसूस कर रहा है। उसका जीवन दूभर हो गया है। धूप जब 40 डिग्री टेम्परेचर है तो उसको वो 40-60 डिग्री के आसपास लग रहा है, क्योंकि उसके पास और बाकी जो सिस्टम है वो भी टूट चुका है। गरीब बहुत परेशान हो रहा है। और यहाँ इनका एक ही दोस्त जो है वो हर टीके को पा जाता है, पट्टे को पा जाता है, हर कॉन्ट्रैक्ट को पा जाता है। वही देश में चल रहा है। भारत की पैरेलल इकोनॉमी हो चुका है वो। ऐसे में देश क्या प्रगति करेगा? प्रगति तो तब करता है जब सबके व्यापार फलते फूलते, छोटे व्यापार, मध्यम व्यापार इस देश में तरक्की करते। वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई राहत मिलेगी। और मैं निश्चिंत हूँ इस बात पे कि आप फिर एक महीने के अंदर किसी चीज के दाम बढ़ने पे आप निश्चित शो करेंगे, और मैं उसमें गेस्ट होऊंगा और मैं अपनी बात रखता हुआ मिलूंगा। तो ये इन लोगों के बस का नहीं है। अब इनसे कंट्रोल नहीं होगा। मैं ये जनता से, देश की और दर्शकों से कह देना चाहता हूँ कि आप तैयार रहिए, खुद तैयार रहिए, और तैयार रहिए इस संकट से सामना करने के लिए। क्योंकि अब महंगाई इस देश में गायब नहीं, अब राक्षस और विभीषिका बनने जा रही है।
चलिए, इतना मत कहिए कि अगले महीने तक फिर हम एक शो करें, इस देश की जनता पर हम दबाव बनाएं। देखते हैं। लेकिन आपकी बात 100% सच है कि रोज एक चीज के दाम बढ़ते हैं और धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जैसे किसी वजन ढोने वाले व्यक्ति या मजदूर पर हम पहले 1 किलो वजन भेजते हैं, फिर 1 किलो 100 ग्राम, फिर 1 किलो 150 ग्राम, ऐसे करके वजन बढ़ा रहे हैं ताकि लोग भरोसे में बने रहें। ये कब भरोसा टूटेगा, कब बढ़ेगा, इसका हमें प्रतीक्षा रहेगी। लेकिन आपकी बात 100% सच है कि ये धीरे धीरे आदमी को ट्रायल में लाते हैं, फिर उसे दबा देते हैं। अब देखना जनता इसका जवाब कब देगी। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।